हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उस सॉलिड स्टेट में जहाँ तक अभी पढ़ा है अष्टफल की रिक्तिका, चतुष्फल की रिक्तिका, प्रति एककशील घटक कण का योगदान, गोले की त्रिज्या, निकटतम दूरी में संबंध। तो इन पर आधारित पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लें हम लोग। ध्यान दीजिएगा। कोनों पर जो परमाणु की जो संख्या होती है वो 1/8 होती है। फलक पर परमाणुओं की संख्या 1/2 होती है। और कोर पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1/4 होती है। ध्यान दे लीजिए, कोने पर कितना? 1/8, फलक पर 1/2 और कोर पर 1/4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा अंतःविकर्ण पर दो परमाणु वाली घनी आधारित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या का परिकलन करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ा सबने। अब देखो, हम एक घन बनाते हैं पहले। क्लियर? एक घन ऐसे बना लिया। अब जरा देखो, इस घन में कह रहा है कि कोनों पर, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु है। तो चलो अभी कोने का छोड़ देते हैं, पहले अब विकर्ण का देखते हैं कि एक घन में कितने विकर्ण बनते हैं। अब देखो, ये ऐसे एक लाइन मैंने ऐसे ड्रा करी, ऐसे ये फ्रंट में है, ये बैक में है। क्लियर? यानी एक विकर्ण ऐसे बन गया। ठीक। अब देखो, एक मैं ऐसे ड्रा कर दिया, ऐसे। ये कहाँ है? ये फ्रंट में है, ये बैक में है। क्लियर? थर्ड एक मैंने देखो ऐसे ड्रा करी, ये कहाँ है? ये फ्रंट में है, ये बैक में है। आ रहा है समझ में? सबको दिख रहा है ना? अब देखो, ये वाला फ्रंट बाकी और ये वाला बैक बाकी है। तो अब इसको भी चलो मिला देते हैं। ये मिला दिया, ये तो बाकी है ना। देखो, ये ऐसे। तो कुल मिलाकर के आप देखो, एक घन में कुल कितने बन गए। ये ग्रीन वाला ना इधर से इधर जा रहा है। अब देखो, ये जो आपने जो काला वाला आपने खींचा, वो काले वाले का ये फ्रंट है और ये क्या है? बैक वाला। तो कुल मिला के 4 फ्रंट 4 बैक हुए ना। तो यानी कि कितने विकर्ण बने? कुल मिला के 4 विकर्ण बने। और कह रहा कि हर विकर्ण पर कितने कितने परमाणु हैं? 2-2 परमाणु हैं। यानी हर विकर्ण पर आपके पास 2-2 परमाणु हैं। ये ऐसे हर विकर्ण पर जितने विकर्ण हैं उन सब पर आपके पास 2-2 परमाणु, ऐसे 2-2 परमाणु। तो अब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? हमने कुल कितने विकर्ण खींच रखे हैं? हमने कुल खींच रखे हैं 1 2 3 4, ऐसे कर खींचा है ना। तो 2 हो गए, 2 इस पर, कुल मिला के 8 होने चाहिए। ठीक। देखो 8 बन रहे हैं ना। देखो 8 बिंदु आपको दिख रहा होगा। 2 2 4 2 6 2 8 दिख रहा है ना। ये 8 बिंदु दिख रहा है। तो यानी एक पर एक विकर्ण पर 2 परमाणु हैं। तो जाहिर सी बात है कि 4 विकर्ण पर 8 परमाणु होंगे। और आप जानते हो कि कोने पर कितना परमाणु होता है। तो कोने पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, कोनों पर परमाणुओं की संख्या। एक कोने पर कितना परमाणु होता है? 1/8 होता है। तो 8 कोनों पर 8 गुण 1/8 कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो, इन चारों डायगोनल पर, चारों विकर्णों पर कितना है? विकर्णों पर कुल परमाणु बराबर 2 गुणे 4, कितने आ गए? 8 आ गए। ठीक है। तो अब कह रहा कुल परमाणु की संख्या का परिकलन करना है आपको। तो कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 1 + 8, कितना आ गया?
ये आ गया, चलो यहीं लिख देते हैं 9, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। कह रहा है ए व बी परमाणुओं से निर्मित एक एफसीसी संरचना, एक फलक केंद्रित संरचना में, फलक केंद्रित में कहाँ होते हैं, घटक कण कोनों पर होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। एफसीसी संरचना में एक कोनों पर और बी फलक के केंद्र है, एक कोनों पर और बी फलक के केंद्र पर है। यदि एक कोने से एकाएक परमाणु गायब हो, एक कोने से एकाएक परमाणु गायब हो तो यौगिक का सूत्र बताओ। चलो बताते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोनों पर कौन है। ए कोनों पर है, बी कहाँ है, बी फलक के केंद्र पर है, और एक कोने से परमाणु जो है वो एक गायब है। तो एक कोने पर कितना परमाणु होता है, 1/8, यानी 7 ही कोने पर है। एक घन में 8 कोने होते हैं और उसमें से एक से गायब है तो 7 ही कोने पर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए के परमाणुओं की संख्या। तो एक कोनों पर है, वो भी 7 ही कोने पर है, तो 7 गुणे 1/8 कितने परमाणु आ गए, 7/8 परमाणु आ गए। क्लियर, ये 7/8 परमाणु आ गए। अब बी फलक के केंद्र पर है तो निकाल लेते हैं बी के परमाणुओं की संख्या। एक फलक पर कितना परमाणु होता है, 1/2। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो कितने आ गए, 3 आ गए। बी के 3 परमाणु। अब ए रेशियो बी हमने लिखा, ए का 7/8 रेशियो 3 लिखा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 7/8 इंटू 8 है रेशियो 3, पूरे में से 8 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये 8 3 24 हो गया, यानी ये आ गया आपका, ये जो रेशियो आया वो रेशियो आया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो आ गया 7/24 आया। अब अगर ए के 7 परमाणु है तो बी के 24 है, यानी फार्मूला क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला हो गया वो फार्मूला हो गया A7 एंड B24। क्लियर, ये हमारा हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है Au तथा Cu की एक मिश्र धातु CCP जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है। CCP का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जान लो। HCP CCP मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो CCP जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है। AU कोनों पर है और CU फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र बताओ। क्या लिखेंगे, लिखेंगे AU के परमाणुओं की संख्या, यहाँ लिखेंगे AU के परमाणुओं की संख्या। चलो, AU कहाँ है, कोनों पर। एक कोने पर कितना परमाणु, 1/8, तो 8 कोने पर कितना आ गया, 1 आया। CU कहाँ है, फलक के केंद्र पर, लिखेंगे CU के परमाणुओं की संख्या। एक फलक पर 1/2 परमाणु, तो 6 फलक पर आ गया, 3 आ गया। अब इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यौगिक का जो सूत्र लिखना है, यानी हम यहाँ लिखेंगे पहले ऐसे लिखते हैं AU रेशियो CU लिखते हैं। तो AU का क्या आया, 1 आया, CU का रेशियो 3, CU 3 आया। AU रेशियो ऐसे लिख ले। अब यौगिक का सूत्र लिख देते हैं, ठीक। तो यौगिक का सूत्र क्या लिख देते हैं, यौगिक का सूत्र लिखेंगे AuCu3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक CCP जालक में A कोनों पर है और B एकांतर क्रम में फलक के केंद्र पर है, एकांतर क्रम में फलक के केंद्र पर है, ठीक। CCP का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये मैं समझाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्लियर। अब इसमें ए कहाँ है, कोनों पर। ये रेड वाला ए है, ये है कोनों पर। चलो, ये कोनों पर हो गया, ठीक है। और इसमें बी जो है वो एकांतर क्रम में है। अब एकांतर क्रम का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक ऐसे है, तो सब के लिए ये कवर करेगा। कैसे, देखो, इधर से चले, एक के बाद इधर आया, ऐसे चल रहे हैं। नीचे से भी ऐसे आओगे तो ये आया, फिर इसके बाद ये आया। क्लियर,
आ रहा है ना, ऐसे ऐसे चलने पे। अब तुम अगर ऐसे भी ऐसे चलते हो तो ये इस वाल पर एक है, इधर नहीं है, फिर देखो इस पर है, फिर ऐसे पीछे चले गए, बैक चले गए, है ना। तो तुम ये देख रहे हो कि साइड वाला, अप वाला, फिर ये साइड वाला, फिर अप वाला, किधर से भी चलोगे एकांतर क्रम में हो गया। यानी जब एकांतर क्रम में होगा तो दो ही फलक पर घटक कण होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बहुत आसानी से इसका फार्मूला इसका वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ए के परमाणुओं की संख्या तो ए के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, ए कहाँ है, कोनों पर, एक कोने पर 1/8, तो 8 कोने पर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब निकालते हैं बी के परमाणुओं की संख्या, तो चलो बी का भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे बी के परमाणुओं की संख्या बी फलक के केंद्र पर है और दो ही फलक के केंद्र पर है। एक फलक पर कितना होता है, 1/2 परमाणु होता है, तो दो फलक पर कितना आ जाएगा, दो फलक पर एक परमाणु आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है ना, लिखेंगे ए रेशियो बी हमारा क्या आया है, 1:1 आया है। तो जब 1:1 आया है तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यौगिक का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा ए बी। क्लियर। तो ये हमारा हो गया एक सीट। ठीक, नेक्स्ट है अगला, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये वाली सीट कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बताइए। तो देखो एक चीज़ जान लो कि जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, जो क्षार धातुएं, क्षार धातुओं का कोई यौगिक हो या क्षार धातुओं का केवल अकेले क्षार धातुएं हों, वो हमेशा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना बनाते हैं, BCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारी जो क्षार धातुएं केवल वो BCC स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बताइए। यानी इसकी संरचना कैसी है, बॉडी सेंटर्ड की है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की है, ठीक है। तो देखो तुम ये चीज़ पढ़ के आए हो पहले भी कि एक सरल घनी में जो है एक घटक कण होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 घटक कण होते हैं, फेस सेंटर्ड में कुल 4 घटक कण होते हैं और कोर केंद्रित में भी 4 ही घटक कण होते हैं। ये हमने पढ़ा है। अब हमें यहाँ इकाई सेलों की संख्या निकालनी है, ठीक। आइए करते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 58.5 ग्राम कितने मोल के बराबर है। तो मोलों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, ठीक। तो n इक्वल W/m, ठीक। तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट दिया है, 58.5 दिया है। NaCl का जो आप जब इसका निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो Na का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। ध्यान देना, Na का जब आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो NaCl का आप जब अणुभार निकालोगे तो देखो Na का 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। क्लियर। अब इस 58.5 को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 मोल आ गया। अभी 1 मोल मिल गया ना। अब इस 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं ये पता कर लेते हैं। तो 1 मोल NaCl में कुल जो भी हमारे NaCl के घटक कण हैं, (6.02 to 10⁻23) इतने हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास इतने क्या हो गए, परमाणु हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें बताना है ये NaCl के इतने, कुल मिलाकर NaCl के इतने घटक कण इसमें रहेंगे, इतना। अब देखो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कितने घटक कण से बनता है, 2 घटक कण से बनता है। तो एक BCC में 2 घटक कण होते हैं। तो अब ये बन BCC रहा है, तो अगर इतने परमाणु, ये 2 परमाणुओं से एक BCC बनता है,
तो इतने परमाणुओं से कितना BCC बनेगा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। ई की इकाई सेलों की संख्या, या पहले यहाँ लिख देते हैं, चूँकि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना में कुल परमाणु बराबर 2, ठीक है। तो कुल परमाणु 2 हो गए। अब निकालना है इकाई सेलों की संख्या, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या, बराबर 6.02223/2 कर दिया, डिवाइड कर दिया 3.011 to 10⁻23। इतने जो है इकाई सेल, इतने यूनिट सेल होंगे। समझ में आया? तो कुछ खास नहीं है, आपको पहले नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको कुल परमाणु मिल जाएंगे, या जिससे भी बना है, जिन भी घटक कणों से बना है, NaCl से बना है, या अकेले पोटेशियम से बना है, किसी से भी बना है, तो उनके परमाणु की आपको संख्या, उन घटक कणों की संख्या मिल जाएगी। फिर आप देखिए कि एक यूनिट में कितने घटक कण होते हैं, बस उसे आपको डिवाइड कर देना है। चलिए एक और करते हैं। कह रहा है कि 78 ग्राम पोटेशियम में BCC इकाई सेलों की संख्या बताइए। तो यहाँ भी पहले क्या फाइंड करेंगे, पोटेशियम के मोलों की संख्या पता करेंगे। तो पोटेशियम के मोलों की संख्या, अब देखो जो पोटेशियम के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी। पोटेशियम का अमाउंट आपको दिया है 78, इसका जो एटॉमिक वेट होता है 39 होता है, तो हमने यहाँ पे 39 रख दिया क्योंकि केवल पोटेशियम दिया हुआ है। 2 टाइम गया, 2 मोल हमको मिल गया। अब एक मोल में कितने पोटेशियम होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक मोल में होते हैं 6 चूँकि एक मोल में कुल पोटेशियम के परमाणु बराबर 6.022 10⁻23, इसलिए कितना मोल पाए हो, 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूँ, सीधे दिख तो रहा है। तो 4.044 × 10⁻23 आ गया, राइट। ये इतने हमारे पास परमाणु आ गए। अब बताओ एक बॉडी सेंटर्ड में कितने परमाणु होते हैं, 2। तो अगर एक BCC में 2 परमाणु होते हैं, जैसे यहाँ निकाले हो, अब क्या निकाल लोगे, यहाँ निकाल लोगे इकाई सेलों की संख्या। चूँकि एक BCC संरचना में कुल परमाणु बराबर 2, तो अब इतने परमाणु हैं तो कितने होंगे, तो बस क्या करना है, अगर एक BCC 2 से बना है तो इतने में से कितने बनेंगे निकालना है। यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ निकालते हैं पोटेशियम, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, 12.044, राइट, इंटू 10⁻23/2 डिवाइड कर दिया, वही आ जाएगा 6.022 10⁻23। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ये 2 इक्वेशन कर लिया। नेक्स्ट है, अगला है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग रिमाइंड करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि देखो एक सरल घनी एकक सेल में जो निकटतम दूरी होती है वो D = 2R होती है ना, क्योंकि गोले आपस में टच कर रहे होते हैं, और R = D/2 यही हो जाता है। या जो घन की भुजा होती है वो = 2R होती है, क्योंकि जो D है वही ये है। समझ में आ रहा है। लेकिन एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में निकटतम दूरी D होती है A√3/2 ऐसे करके आती है। आ रहा है समझ में। और एक और R वहाँ पे क्या हो जाता है, R D/2 चूँकि होता है, तो जब D/2 होता है तो ये 4 हो जाता है R। इसी तरह एक फेस सेंटर्ड में D क्या होता है, D वहाँ पे √2/2 करके आया था, लेकिन जब R = D/2 करोगे तो ये 4 हो जाता है। ठीक, तो ये फार्मूले ध्यान में रखना, इसी के बिहाफ पे हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक बॉडी सेंटर्ड जालक में कोर की लंबाई 352 पिकोमीटर है, धातु के परमाणु की त्रिज्या बताइए। किस टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे,
हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अगर हमें रेडियस पता करना है, r इक्वल √3/4, और इसके लिए हमें a चाहिए। अब यहाँ पे कोर की लंबाई दी है, मतलब a दिया हुआ, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 352 पिकोमीटर दिया हुआ। सिंपल है, अब आप आगे कर ही सकते हो, कुछ करना नहीं है, सीधे r इक्वल a√3/4 कर लेना है। ठीक, a की वैल्यू तुमको दी गई है, a की वैल्यू क्या रखोगे, 352 रखोगे, √3 की वैल्यू 1.732 रखोगे अपॉन 4। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर हमें ये जो है वो इसकी जो है वो रेडियस मिल जाएगी कि इसकी क्या रेडियस होगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगले में क्या करना है कि कॉपर परमाणु की त्रिज्या है 128 पिकोमीटर है। यदि FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तो एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई आपको बतानी है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको रेडियस दिया हुआ है, ये फेस सेंटर्ड है। अब फेस सेंटर्ड के लिए क्या फार्मूला है, ये ध्यान दीजिए, फेस सेंटर्ड में ये फार्मूला लगेगा। तो क्या लिखेंगे, r इक्वल a√2/4 लिखेंगे। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, कितना लिखेंगे, 128 लिखेंगे, इंटू √2 लिखेंगे, अपॉन 4 लिखेंगे। अब देखो 128 √2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे, अपॉन 4 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और इस तरीके से हमें ये समथिंग इतना जो भी है इतना पिकोमीटर ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी ये समथिंग इतने पिकोमीटर हो जाएगा, कैलकुलेशन अपना आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, अगला है, एक यौगिक खटकोणीय निविड़ संकलित संरचना बनाता है। अभी हम देखो खटकोणी वाले और यानी अष्टफल की रिक्तिका और इसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं। देखो, एक जो अष्टफल की रिक्तिका होती है कि कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतने अष्टफल की रिक्तिका की संख्या होती है। अगर परमाणु की संख्या x है तो अष्टफल की रिक्तिका की संख्या x होगी, यानी जितने परमाणु होते हैं उतनी अष्टफल की रिक्तिकाएँ होती हैं। और हमेशा जान लो कि जो चतुष्फल की रिक्तिका होती है वो अष्टफल की, ध्यान समझना कि जो आपकी जो चतुष्फल की रिक्तिका होती है वो हमेशा अष्टफल की रिक्तिका का दुगना होता है। अगर ये x है तो ये 2x है। बस मोटी बात कि अष्टफल की रिक्तिका परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी और चतुष्फल की रिक्तिका जो होगी वो अष्टफल की रिक्तिका का जस्ट डबल होगी। अगर ये x है तो ये 2x होगी। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कि एक यौगिक खटकोणीय निविड़ संकलित संरचना बनाता है। क्लियर, इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें से कितनी रिक्तिका चतुष्फल की है। ठीक, तो कह रहा है एक यौगिक खटकोणीय निविड़ संकलित संरचना बना रहा है। खटकोणीय का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो पहले ही पता कर लो कि 0.5 मोल में कुल कितने परमाणु हैं। ठीक, अगर हमें परमाणु पता चल गया तो अष्टफल की रिक्तिका पता चल जाएगी, क्योंकि जितने परमाणु उतने अष्टफल की रिक्तिका, और उसी का जस्ट दूना हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तिका। इसमें से कितनी रिक्तिका चतुष्फल की हैं, तो चलिए पता करते हैं, आसान है। पहले यहाँ पे लिखते हैं कि 0.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.5 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 0.5 मोल को हम 1/2 लिख सकते हैं। और आप जानते हो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुणित 10⁻23 गुणित 1/2। 0.5 को हमने लिख दिया 1/2। अब ये कैलकुलेशन करा, ये कितना आ जाएगा, यहीं बराबर लगा के लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा 3.011 राइट 10⁻23। इतने परमाणु आ गए। अब जितने परमाणु आएंगे उतनी अष्टफल की रिक्तिका होंगी, यानी अष्टफल की रिक्तिका बराबर जितने परमाणु आए 3.011 इंटू 10⁻23। अब इसी का जस्ट डबल क्या होगी, चतुष्फल की रिक्तिका होगी। चतुष्फल की रिक्तिका कितनी होगी, 6.022 10⁻23। कुल रिक्तिका कितनी होगी, कह रहा है कि मोल में कितनी कुल रिक्तिकाएँ हैं, रिक्तियों की संख्या कुल कितनी है और उसमें से कितनी चतुष्फल की हैं।
तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या काउंट कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्या आएगा, 2 1 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, 0 9 इंटू 10⁻23। ये हमारा आंसर हो गया कि कुल रिक्तिकाएँ कितनी होंगी, कुल रिक्तिकों की संख्या इतनी होगी, ठीक। और इसमें से चतुष्फल की कितनी होंगी, इसमें से चतुष्फल की इतनी होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक यौगिक दो तत्वों यम और यन से बना हुआ है। दो तत्वों यम और यन से बना हुआ है। तत्व यन CCP संरचना बनाता है, क्यूबिक क्लोज पे, यानी फलक केंद्रित है, ये जान लो। तो CCP संरचना बना रहा है, यम और यन से बना हुआ है। तत्व यन CCP संरचना बना, जिस तत्व के लिए कहेगा उसी से परमाणुओं की संख्या पता चलेगी, जान लो। तो इसमें यन बना रहा है CCP संरचना। यम के परमाणु चतुष्फल की रिक्तिका का 1/3 घेरते हैं, 1/3 भाग अध्याशित करते, मतलब घेरते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये कहते हैं कि यन के जो परमाणु, ये जो यन जो है CCP संरचना बना रहा है, हम मान लेते हैं कि यन के परमाणुओं की संख्या x थी। तो यहाँ पे हमने लिखा, दिख रहा है सबको, क्या लिखा हमने लिखा, माना यन के परमाणुओं की संख्या बराबर x मान लिया। अब अगर परमाणु की संख्या x थी तो अष्टफल की रिक्तिका कितनी हो जाएगी, 2x, राइट। तो अष्टफल की रिक्तिका की संख्या बराबर 2x। क्लियर। अब कह रहा है, सॉरी, अष्टफल की रिक्तिका की संख्या तो x ही होगी ना, क्योंकि जितने परमाणु होते हैं उतनी क्या होती है, अष्टफल की रिक्तिका। तो अगर परमाणुओं की संख्या x है तो अष्टफल की रिक्तिका की संख्या क्या हो जाएगी, x। अब यहाँ पे लिखते हैं चतुष्फल, खुश हो जाते हो तुम लोग जब गलत हो जाता है मेरे से, हैं। चतुष्फल की रिक्तिका की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्लियर, जितने परमाणु उतनी अष्टफल की रिक्तिका की संख्या, लेकिन चतुष्फल की रिक्तिका की संख्या उससे दूना। अब क्या कह रहा है, इसको सुनो। कह रहा है कि यम के परमाणु चतुष्फल की रिक्तिका का 1/3 भाग घेर रहे हैं। तो कुल मिला के यम के परमाणु की संख्या x पता चल चुकी है, अब पता हमको यम का ही चलना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यम के परमाणुओं की संख्या 2x का 1/3 ये घेर रहा है, तो आ गया 2x/3 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यम और यन से बना है, तो यम रेशियो n। यम हमारा क्या है, यम हमारा है 2x/3 और वो क्या है, x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2x कैंसिल हुआ, इंटू 1, ऐसे करके आया। अब इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से यहाँ 3 से, ये लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, चलो यहाँ लिखता हूँ 2/3 इंटू 3 रेशियो, ऐसे किया मैंने। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये रेशियो हमारा आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ठीक। जब 2:3 हो जाएगा तो अब देखो इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा m2n3। क्लियर, आ गया ना m2n3। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा तत्व B के HCP जालक में ए तत्व के जालक चतुष्फल की रिक्तिका का 2/3 घेरते हैं, यौगिक का सूत्र बताओ। B HCP बना रहा है, मतलब परमाणु की संख्या इसी से पता चलेगी। तो अब हम यहाँ जो बना रहा होता है उसी को लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा B के, माना B के परमाणुओं की संख्या बराबर x। तो अगर B के x परमाणु है तो अष्टफल की रिक्तिका कितनी होगी, x होगी। तो चतुष्फल की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। यहाँ तो समझ चुके हो ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे हो जाएगा चतुष्फल की रिक्तिका
की संख्या बराबर 2x। क्लियर। अब हम कह रहा है कि चतुष्फलक का 2/3 भाग घेरते हैं, तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A के परमाणुओं की संख्या। टू एक्स का कितना घेर रहे हैं? 2/3। क्या आ गया? 4x/3 आ गया। अब A रेशियो B लिखेंगे। कितना लिखेंगे? A कितना है हमारा? A है 4x/3 रेशियो x, यानी आ गया 4/3 रेशियो 1। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 से होगा, ऐसे करेंगे। 3 रेशियो 1 इंटू 3 किया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आया? 4/3 आया। अब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला हो गया वो क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा A4B3। क्लियर। नेक्स्ट है, अगला कह रहा है कि एक मिश्रित ऑक्साइड की HCP संरचना में, HCP संरचना ऑक्साइड आयन से बनी है, यानी परमाणु की संख्या कौन बता रहा है? ऑक्साइड बता रहा है, ऑक्साइड आयन से बनी है। यदि A+3 आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी अष्टफल की रिक्तिका का 1/2 व B+3 आयन टेट्राहेड्रल वाइड यानी चतुष्फल की रिक्तिका का 1/8 भाग घेरता हो तो यौगिक का सूत्र बताओ। ठीक है, चलो करते हैं। अब यहाँ पे मान लिया कि माना ऑक्साइड आयन की जो संख्या है वो x मान ली, तो अब उस ऑक्साइड मतलब परमाणु की संख्या पता चल गई। तो यहाँ पे हमने लिखा कि माना O-2 आयन की संख्या बराबर x। जैसे परमाणु मानते तो वैसे आयन करके आए। तो अब क्या होगा कि अगर ये x है तो यहाँ पे अष्टफल की रिक्तिका कितनी होगी? वो भी x होगी, क्योंकि जितने परमाणु या जितने आयन होंगे उसी की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अष्ट परमाणुओं से बना होगा तो परमाणुओं की संख्या के बराबर, आयन से बना होगा तो आयन की संख्या के बराबर। तो अष्टफल की रिक्तिका की संख्या बराबर इस आयन की संख्या के बराबर होगा। चतुष्फल की रिक्तिका की संख्या बराबर 2x हो जाएगा। क्लियर। अब देखो A+3 आयन जो है वो कितना घेर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड का 1/2 घेर रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं A+3 आयन की संख्या, A+3 आयन की संख्या इक्वल ऑक्टाहेड्रल वाइड का 1/3 यानी x का 1/2 यानी x/2 घेर रहा है। इसी तरह B का निकालते हैं, तो B का क्या हो जाएगा? B+2 आयन की संख्या बराबर, अब B जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड चतुष्फल की रिक्तिका 2x का कितना घेर रहा है? 1/8 घेर रहा है। चलो 1/8 ये कैंसिल हो गया, फुल टाइम गया, क्या आ गया? x/4 आया ना। अब हमको इसका फार्मूला क्या होगा ये फाइंड करना है। तो फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? चलो ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले A+3 रेशियो B+2 रेशियो O-2 इक्वल, चलो A का क्या है? A का है x/2 है, x/4 है और ये x है। अब इस कंप्लीट में हम पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहले तो x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से क्या आ गया? 1/2/4/1। अब इस पूरे में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे कहाँ करूँ? यहाँ करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा एक विज़न क्लियर रहे। इंटू 4 रेशियो 4 इंटू 4 रेशियो 1/4, 2 टाइम जाएगा, कैंसिल होगा, ये यही रहेगा। यानी ये रेशियो क्या आया? ये रेशियो आया 2:1:4 आया।
ठीक। तो अब इस कंपाउंड का जो फार्मूला निकल कर के आएगा वो क्या आ जाएगा, A2BO4, ये आया A2BO4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक।